मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। काशिका की 74वीं कक्षा, तृतीय अध्याय का प्रथम पाद, 41 सूत्रों तक, 40 सूत्रों तक हो चुका था। पूछना है कुछ? संख्या 403 आया। इसका जो अंतिम वाक्य है 430 30 तीन। अच्छा। इसका जो अंतिम वाक्य है, अनुबंधश्च केवले चरितार्थः तेन आय प्रत्यांता न आत्मनेपदम भवति। केवले चरितार्थः का अर्थ शतस्य पणते, जो केवल धातु का प्रयोग हो तो। हाँ, बिना आय प्रत्यय के। जैसे यहाँ आय प्रत्यय करने के बाद धातु अनुदात तेज या उदात तेज जैसा अनुबंध लगाया गया है, उसके अनुसार मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी आत्मनिपद होने लगेगा, लेकिन ये ऐसा कोई सूत्र तो नहीं है। जैसे हम सन प्रत्यय करते हैं तो वहाँ पूर्वक सनह आदि सूत्र लगाते हैं। क्योंकि यहाँ धातु संज्ञा दोबारा बनती है ना आय प्रत्यय करने के बाद। अब दूसरी जो धातु बनी यहाँ पर गोपाय, तो यहाँ प्रश्न उठेगा कि हम कौन सा प्रत्यय लाएंगे, आत्मनिपद के लाएंगे या कि परस्मी पद के लाएंगे। तो ये किधर जानी चाहिए? ये शेष में पहुंचेंगी फिर सारी। यदि कोई सूत्र नहीं बनाया गया है तो शेष में जाएंगी। अब शेष में जाएंगी तो यहाँ प्रश्न ये उठाया इन्होंने कि फिर आपने जो अनुबंध लगा, क्योंकि आप तो नित्य ही करेंगे ना आत्मनि ये आय प्रत्यय यहाँ पर नित्य ही करेंगे। क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं कहा गया ना इस सूत्र में कि विकल्प से होता है। वो तो आगे सूत्र आएगा कि आयादया आठ धातु केवल, यहाँ तो ऐसा नहीं कहा गया है। तो उस अवस्था में फिर ये अनुबंध आएगा किस काम? आप ले जाओगे शेष में आय प्रत्यय करने के बाद। तो शेष में जब पहुंच जाएंगे ये, तो वहां तो परस्मी पद होना ही है, उसके लिए अनुबंध तो नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं, वहां तो परस्मी पद होना ही है, वो तो शेष में पहुंच गई। तो ये जो अब गुपु रक्षणे धूप संतापे विच्छेगत धातुओं में ये अनुबंध फिर क्यों लगाया गया? तो उसका उत्तर यही आएगा कि आगे क्योंकि विकल्प से करना है और वहां जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में ये अनुबंध काम आएंगे। जिस पक्ष में आय प्रत्यय नहीं करेंगे उस पक्ष में अनुबंध काम आएंगे, तो यहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? इस तरह से यहाँ समाधान किया गया है कि अनुबंधश्च केवले चरितार्थः तेन आय प्रत्यांतात् न आत्मनिपदम भवति। यहाँ आत्मनिपद नहीं होगा। कहाँ पर? आय प्रत्यय करने के बाद। क्योंकि बात ये कही गई थी ना कि आप तो नित्य ही कर रहे हैं और ये जाएंगी शेष पक्ष में, तो शेष पक्ष में जाएंगी तो अनुबंध हो गया आपका निरर्थक। तो निरर्थक होने से क्या होगा कि उस अनुबंध को यहाँ चरितार्थ करने का फिर प्रसंग आएगा। चरितार्थ करना ही पड़ेगा ना अनुबंध को, तो कहाँ करेंगे चरितार्थ? उसको फिर आय प्रत्यांतों में ही तो करेंगे। यदि यदि यहाँ पर नित्य मान करके प्रश्न ये उठ रहा है
कि आय प्रत्यय नित्य होना है, उस अवस्था में अनुबंध तो निरर्थक हो गया। तो निरर्थक हो गया तो वो कहाँ चरितार्थ होगा? निरर्थक तो हो नहीं सकता ना, सार्थक ही करना है उसको। तो आय प्रत्यान तो हम ही तो सार्थक करेंगे, सूत्र न होने पर भी। कोई सूत्र न होने पर भी, जैसे पूर्व सना आदि सूत्र है, ऐसा इनका सूत्र नहीं है, तो सूत्र न होने पर भी यहाँ चरितार्थ करेंगे। तो क्या करने, जहाँ केवल जब प्रयोग होगा इनका बिना आय प्रत्यय के, क्योंकि वैकल्पिक पक्ष आगे आ रहा है, तो उस अवस्था में केवल में चरितार्थ हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे फिर? आय प्रत्यय करके यहाँ शेष पक्ष में चली जाएंगी। ये है तात्पर्य। और 407 आयादय अर्थ धातु के भाव, उसके अंतिम वाक्य जो नित्य प्रत्यय प्रसंगे तदुत्पत्तिरार्थ धातु का विषय विकल्पित। तदुत्पत्ति, हाँ, नित्य प्रत्यय प्रसंगे। नित्य प्रत्यय क्योंकि कहा तो है नहीं कुछ भी यहाँ पर, तो नित्य प्रत्यय का यहाँ पर प्रसंग है। तो इस तरह से नित्य प्रत्यय प्रसंग में ये सूत्र क्या कर रहा है, यानी कि ये सूत्र क्यों बनाया गया है? पीछे आय प्रत्यय आपने कर तो दिए, आय आदि प्रत्यय पीछे हो चुके हैं, तो इस सूत्र की तो प्रत्यय विधान के लिए तो आवश्यकता है नहीं। ये प्रत्यय विधान थोड़ी कर रहा है, वो तो पीछे वाले सूत्रों ने कर ही दिया है। लेकिन उन सूत्रों से नित्य प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, और वहां इस सूत्र ने उस विषय में उस प्रत्यय की उत्पत्ति, आय और ऋणिंग इयंग इत्यादि इन प्रत्ययों की उत्पत्ति आर्धातु के विषय में वो विकल्पित कर दी है। तो उन प्रत्ययों का विकल्प ही यहाँ पर किया जा रहा है। एक तो ये बात हो गई। अब जब विकल्प हो गया तो उस अवस्था में दो प्रकार की धातु हो गई। अब एक तो मूल धातु हो गई और दूसरी प्रत्यांत धातु हो गई। और ये पीछे विषय आ ही चुका था कि आर धातु को विषय माना गया है। इनके पहले हमें बुद्धि में ये निर्णय कर लेना है कि प्रत्यय हम आर धातु को लाएंगे। उस अवस्था में पहले ही हमने आय प्रत्यय कर लिया। तो फिर इस तरह से एक गुप धातु और एक गोपाय धातु, ये दो धातु हमारे पास में है। प्रत्यय भी आया नहीं है, प्रत्यय आने से पहले ही हमने आय प्रत्यय कर लिया। जब पहले ही कर लिया तो गोपाय बन चुकी है कि नहीं? अब गोपाय बन चुकी है, उधर गुप भी है। तो जब स्त्रीलिंग में प्रत्यय करेंगे तो गुप से जैसा संभव है वैसा प्रत्यय होगा, यानी कि तिन प्रत्यय। और गोपाय क्योंकि ये प्रत्यांत हो रही है, तो वहां पर फिर अप्रत्ययात सूत्र लगाएंगे। तो यथायथ का तात्पर्य है कि प्रत्यय लाने से पहले जो स्वरूप बनेगा, प्रत्यय करके आधातु प्रत्यय लाने से पहले आयादि प्रत्यय करके जो स्वरूप बनेगा, वहां देखा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय संभव है। ये तात्पर्य है यथायथ का। अच्छा जी, तदुत्पत्ति यहाँ पे इस प्रत्यय इसके की ऊपर प्रत्यय की उत्पत्ति जी, इसके ऊपर न्यास में ये यो यतः प्राप्नोति, यो यतः प्राप्नोति, यानी कि यह माने जो प्रत्यय यतः जिस प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, स तदुत्पत्तौ इत्यादि में तेषाम आयादीनाम आर्धधातुक विषय उत्पत्तिर्विकल्पिते न तो उत्पन्नानाम निवृत्ति। तद उत्पत्तौ, तो ये शब्द है भी तो नहीं काशिका में। तदुत्पत्तिरार्धधातुक, वहां बस उसी को लिया है तदुत्पत्ति। तो वहां उत्पत्तौ वो अलग करके दे दिया है इन्होंने, लेकिन ये अर्थ उस रूप में नहीं है। इनको देना चाहिए तदुत्पत्ति ही। ये ऐसे भेद मिलेंगे कहीं कहीं। अब या तो वो छपाई की गलती मानी जाएगी या फिर कहीं पाठ भेद ऐसा रहा होगा, क्योंकि जब ये बोल्ड अक्षरों में देते हैं ना, बोल्ड फॉन्ट में, तो वो उद्धरण ही होता है ज्यों का त्यों, और वो इत्यादि से पहले वाला जितना भाग होगा वो बिल्कुल ज्यों का त्यों लेना पड़ता है। जैसे यहाँ है तदुत्पत्तौ इत्यादि, इत्यादि को हटा दो, तो तदुत्पत्तौ ठीक ऐसा ही आना चाहिए काशिका की पंक्तियों में।
लेकिन वहां क्या है, तदुत्पत्ति ही वहां प्रथमा है। यहाँ क्या होना चाहिए था, तदुत्पत्ति रित्यादि। तो ऐसे बहुत से भेद मिलेंगे। तो इसका अर्थ देखना है क्या? जी। हाँ, तो तेषाम आयादी नाम, तो तद से मैंने कहा था ना कि ये जो प्रत्यय हैं पीछे कहे गए, इन्हीं के लिए तद शब्द बोल रहा है। तेषाम आयादी नाम आग धातु के विषय उत्पत्तिर विकल्प्यते, न तो उत्पन्ना नाम निवृत्ति ही। अर्थात आठ धातु के विषय में उत्पत्ति को विकल्पित किया जा रहा है इस सूत्र से, न कि पिछले सूत्रों से हमने प्रत्यय कर लिया और आर्धातुक प्रत्यय जब आगे आया तो उसको हटाया, ऐसे नहीं। मूल अवस्था में ही उत्पत्ति का ही विकल्प कर दिया है। अर्थात अब ये सूत्र पिछले वाले सूत्रों में पहुंच जाएगा। देखो, एक तो यह है कि हमने पहले गुप धूप विक्षी पाणी पन्ने भी आया है सूत्र लगा लिया, सर्वत्र गोपाय बना ली। ठीक है ना, गोपाय बना करके निश्चिंत बैठे हुए हैं अब, क्योंकि वहां ये तो बात थी नहीं कि आधातुक आएगा तो विकल्प करेंगे नहीं करेंगे, अभी तो विषय आया ही नहीं है, नहीं तो यहाँ आ रहा है अब। तो वहां हमने गोपाय धातु बना ली, यानी गुप धातु धातु पाठ से उठाई और गोपाय बना ली। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रत्यय लाना है। तो स्त्रीलिंग में प्रत्यय लाना है तो अब यहाँ पर आधातुक प्रत्यय ही है वो जो भी आएगा स्त्रीलिंग में। तो वहां क्या करें, आय को हटाएं या कि उस प्रत्यय को लाना है ये सोच करके आय प्रत्यय करें? उस प्रत्यय को लाना है। जो बातें आ रही है ना सामने कि कौन सा कार्य करेंगे अब। तो यहाँ इनका ये कहना है कि ये सूत्र पिछले सूत्रों के साथ एक वाक्यता को प्राप्त कर लेगा। पिछला सूत्र लगा करके इसको नहीं लगाना है हमें, ये सूत्र पिछले सूत्र के साथ एक वाक्यता को प्राप्त कर लेगा। और उस अवस्था में आधातुक प्रत्यय लाना है तो आय करेंगे, नहीं लाना है तो नहीं करेंगे। तो स्त्री प्रत्यय करते समय हमें कोई समस्या नहीं आएगी। जब आय प्रत्यय नहीं है तो एक तिन की ही प्राप्ति होगी, और आय कर लिया है तो अप्रत्यय होगा। ये प्राप्त विभाषा जो हम कहते हैं इस रूप में नहीं है, पूरा नहीं, पूरा प्राप्त रूप। प्राप्त विभाषा नहीं है, उत्पत्ति करते समय ही विकल्प करना है बस। यहाँ कोई ऐसी विभाषा नहीं है, यहाँ एक वाक्यता हो जाएगी। यानी कि ये सूत्र वा जो है, ये आधातु के वा, ये पिछले सूत्रों के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए उत्पन्नों की निवृत्ति नहीं की जा रही है। और आगे इन्होंने दिया भी है फिर, यदि ही निवृत्तिर विकल्पियत, यदि ये माने कि आधातुक प्रत्यय आपने लाया है अब उसको हटा दो, तो हम क्या करेंगे कि पहले गोपाय बना लिया। अब गोपाय बना लिया, स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में आ गए, तो कौन सा आना चाहिए, अप्रत्यात। यही तो आएगा, प्रत्यांत है ही पहले से ही। अब अप्रत्यात आया, अब देखा करे तो ये आधातुक है कि अब क्या करें कि तुरंत हटाओ इसको, आय को हटाओ, आय को हटाओ। हटा लिया, क्या रह गया अब, गोप और थोड़ी हटेगा। तो हमने पहले कर लिया था, ठीक है ना, तो हमने कर लिया पहले। जैसे कोई दो बच्चे हैं, अब माने कोई पदार्थ देना है और दोनों में बंटवारा करना था, लेकिन एक बड़ा बच्चा जो है या जो भी छोटा वो पहले आ गया, और दूसरे का जो है अता पता नहीं मिला कि कहाँ खेलने चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो माँ ने सोचा चलो अब सारा इसी को ही दे देते हैं, ठीक है ना, दूसरा जब आएगा तब बाद में देख लेंगे उसको। तुरंत ही वो दूसरा भी आ गया। अब माँ ने उस बच्चे से कहा कि भाई आधा हिस्सा इसमें से हमें दो, क्योंकि हमें इसको देना, कि नहीं नहीं अब तो मैंने ले लिया सारा। ठीक है ना, वो देना नहीं चाहेगा। तो ऐसे यहाँ पर है कि गोपाय हमने जब प्रत्यय कर लिया, आय प्रत्यय, और उधर अप्रत्यय किया, अप्रत्यात से वही होना है, किंतु तो होना नहीं है यहाँ पर। अब है आर्धातु, तो कहा कि आय को हटाओ। चलो आय को हटा लिया, लेकिन तो नहीं हटेगा। तो आ चुका है ना पहले, वो तो मिल गया उसके लिए, वो क्यों भागेगा, वो कहेगा मुझे क्यों भगा रहे हो, आप आय को ले जाना है ले जाओ, मैं तो आ चुका अब। ठीक है ना, पैर जमा लिया उसने अपना। तो क्या बनेगा फिर, गुप्ती बनेगा या गोपा बनेगा? गोपा। गोपा बनेगा, जो कि अशुद्ध बनने लगेगा। वही यहाँ दिखाया इन्होंने, इसलिए पहले से ही
उन सूत्रों के साथ एक वाक्यता करके अर्थ करेंगे। एक वाक्यता समझ में आ रहा है? दो सूत्रों को मिला करके और अर्थ करते समय एक ही वाक्य में बोल देना। तो पूरा अर्थ क्या बनेगा फिर? इन गुपु धूप का अर्थ होगा कि गुपु धूप आदि धातुओं से आर्धातुक विषय में आय प्रत्यय विकल्प से होता है। अब दूसरा पक्ष अर्थापत्ति से क्या निकलेगा कि अन्य स्थलों पर नित्य। नित्य होता है। बस इस तरह से। चले आगे। चलो, तो आगे है विदांग कुर्वन्त्वित्यन्य तरस्याम। अब ये जो पीछे आम प्रत्यय किया गया था, तो वो तो एक सामान्य रूप से उसका विधान कर दिया था, कहाँ कहाँ होता है वो बता दिया। लेकिन कुछ और शब्दों में अब वहां बता रहे हैं। तो पहला सूत्र आया ये विदाम कुर्वन्तु, इति लगाया गया है। इति आगे भी मिल जाएगा, अन्य आगे के सूत्रों में भी। और वहां स्वरूप को बताने के लिए इति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये निपातन के रूप में है शब्द। तो उसी का अर्थ किया कि विदाम कुर्वन्तु इत्येतद् अन्य तरस्याम निपात्यते। विकल्प से रखना है इसको। किम पुनरेह निपात्यते, क्या क्या कार्य आप निपातन से मान रहे हैं? क्योंकि एक तो विद धातु से आम प्रत्यय की प्राप्ति, पीछे जो सूत्र आया था ना, उष विद जागृभ्योन्य तरस्याम, तो वो कौन से लकार के परिणति कर रहा था? वो तो लिट का प्रसंग चल रहा था ना। यहाँ का आ गया लोट, यानी कि लोट में आम प्रत्यय, एक तो ये निपातन से हुआ, ये प्राप्त नहीं था। दूसरा धातु विद है हलंत, तो गुण की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ वैसा नहीं माना गया आकारांत जैसे उष विद में था। तो गुण की प्राप्ति होती है, उसका भी अभाव निपातन से। और फिर लुक भी करना है। अब पीछे जो आम प्रत्यय किया गया था लिट परिणय थे, तो वहां तो लिट का लुक करने का सूत्र आमह। तो आमह में तो ली की अनुवृत्ति आ रही है, लू की तो आ नहीं रही है कि लुट का भी लुक करने लगे वो। तो ये भी निपातन से, यानी जो कार्य किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है वो सारे निपातन से। तीन कार्य यहाँ बता दिए हैं। और अनुप्रयोग, क्योंकि पिछले आम प्रत्यय के साथ में अनुप्रयोग तीन धातुओं का था, क्रिभुवस। यहाँ किसका है? केवल क्री का। तो क्रियश्च लोट परस्य अनुप्रयोग। ये सारी बातें हो गई। अब बन जाएगा अत्र भवंतो विदाम कुर्वन्तु। विकल्प है दूसरा पक्ष विदंतु। इति से यहाँ एक और भी अर्थ ले रहे हैं कि ये जो दिया है विदाम कुर्वन्तु बहुवचन का, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि यही एक बनेगा प्रथम पुरुष बहुवचन का, ऐसा नहीं। एक प्रदर्शन के लिए रखा गया है कि ऐसा, ऐसा का तात्पर्य लोट लकार के जो अन्य बनेंगे, अन्य पुरुषों में, अन्य वचनों में, वो भी बन जाएंगे, रहेंगे लोट के अंदर ही। तो न केवलम प्रथम पुरुष बहुवचन किम तर्हि सर्वाण्येव लोट वचनानि अनुप्रयुज्यन्ते। विदांग करोतु, विदांग कुरुतात, विदांग कुरुताम, विदांग कुरु, विदांग कुरुतम, सभी बन जाएंगे। अगला सूत्र अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयामकः पावयाम क्रियाद विदामक्रन नीति छंदसी। इस सूत्र में भी इसके दो भाग करेंगे, मतलब जो शब्द बनाए गए हैं। एक तो है अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम, और ये सभी अनुकरण करके प्रथमा के एक वचन के रूप में। ठीक है ना?
और ये आम प्रत्यय करके है तो अनुकरण करके इसको प्रथमा का एक वचन मान करके किया गया है। और इनके आगे जो शब्द आ रहा है अकह, ये इनके सबके साथ जुड़ जाएगा। ये तिङंत पद है, क्री धातु से बनेगा ना अकह। आगे जो शब्द हैं फिर वो अलग से दिए हैं, जैसे पावयाम क्रियात विदामकरण, ये दो शब्द दिए हैं। इति छंदसी, ये सब वेद के हैं। पीछे वाला सूत्र जो है ये तो लोक में भी हो जाएगा, विधान करो। तो इसमें अकह शब्द को सबके साथ में जोड़ेंगे। इसे हम आगे बता रहे हैं कि अभ्युत्सादयाम इत्येवम आदय छंदसी विषय अन्य तरस्याम निपात्यन्ते। विकल्प तो यहाँ भी रहेगा। अब इसमें जो प्रारंभ में जो चार शब्द हैं उसमें तीन अलग प्रकार के हैं, एक अलग प्रकार का है। तो सदी जनी रमीणाम, ये तीन धातुएं ली इन्होंने, इसमें तो निष् प्रत्यय करना होगा पहले। तो सादी, जन का जन ही रहेगा क्योंकि ह्रस्व हो जाएगा ना वृद्धि करने पर भी। और रम का क्या बनेगा, वहां भी ऐसे ही रहेगा अमंत होने से। तो ये धातुएं हो गई, इनसे लुंगी आम प्रत्यय निपात्य थे। पिछला सूत्र कहाँ कर रहा था आम प्रत्यय, लुट में, वो लोट में, और ये कर रहा है लुंग में। और अनुप्रयोग यहां भी है लेकिन केवल अकह, बस इसी का अनुप्रयोग होगा। जो चौथा शब्द है इसमें चिकयाम, तो वहां पर ची धातु है। अब वहां अणिच प्रत्यय नहीं किया है, वहां केवल ची से आम प्रत्यय किया गया, लेकिन साथ में द्विर्वचन और कुत्व करना, ये निपातन से करना होगा। उन तीनों में द्वित्व नहीं था, सभी जनी और रमी में, उनमें द्वित्व नहीं है। अकह इति चतुर्भिरपि प्रत्येकम अनुप्रयोग संबद्धते, सब आ गया है प्रथमावृत्ति में, और विस्तार से देख लेना। तो ये अब इसको जोड़ते जाओ। तो अभी और आगे बता रहे हैं, उदाहरण तो आगे दे देंगे। आगे जो दो शब्द और रह गए थे, पावयाम क्रियात, इसमें क्या दिखाया है इन्होंने कि पू धातु से ले लेंगे, उसमें पूंग दोनों ले ली जाएंगी। उसमें पुनाति वाली जो क्रियादि गण की है वो भी आ जाएगी पू, और दूसरी भी, दोनों प्रकार की आ जाएंगी। पूंग पवने और पुई पवने, इतना अंतर है बस दोनों में, पू दोनों में आ ही रहा है। तो पवते है पुनातेर्वा ण्यंतस्य, का भी बन जाएगा। यहाँ पर लिंग लकार है, तो पीछे लोट, फिर लुंग, फिर लिंग, यहाँ लुंग का है। नहीं, ये लिंग का हो गया, लुंग का आगे और आ दे रहे हैं। तो लिंगी आम निपात्यते और क्रियादिति च से अनुप्रयोग। अब जिस लकार में आम प्रत्यय किया जा रहा है, क्री धातु भी उसी लकारांत आनी है आगे, ठीक है ना। जैसे पिछली धातु, पिछले चार शब्दों में लुंग लकार परिणत आम प्रत्यय किया, तो अकह जो अनुप्रयोग दिखाया है ये भी लुंग का ही आना है। यहाँ पर लिंग में किया गया तो अनुप्रयोग क्री का, ये भी लिंग का होगा, क्रियात। ऐसे ही आगे विदामकरण, विद धातु पीछे भी आई थी, यहाँ भी आ गई। विदामकरण इति विदेर लुंगी आम निपात्यते, गुणा भावश्च, गुण का भाव तो यहाँ भी रखना है। और अनुप्रयोग जो क्री का करेंगे अक्रन इति च अस्य अनुप्रयोग है। उदाहरण दिखा दिया, अभ्युत्सादयामकः। और लोक में क्या बनेगा, अभ्युद सी शदत। अब लोक में बनाना वैसे ही है, यानी कि सादी णिजंत धातु सी को ही लेना है अब, और लकार भी वही रखना है। तो यहाँ रूप बनेगा अभ्युद सी शदत। ऐसे ही प्रजनयामकः प्राजीजनत, चिकयामकः अचैषीत। ऐसे ही रमयामकः और अरिरमत। पावयाम क्रियात, इसका बनेगा लोक में पाव्यात, लिंग लकार में ही। और विदामकरण का बनेगा लुंग लकार में अवेदिषु इति भाषायाम। इति कर्णः प्रयोग प्रदर्शनार्थ। यहाँ केवल प्रयोग का प्रदर्शन मात्र करने के लिए है इति शब्द। पिछले सूत्र में जो इति शब्द आया था वो एक प्रतीक के रूप में था, लोट लकार का एक रूप दे दिया था, और पूरे लोट को स्वीकार किया गया था वहां।
तो ये आम प्रत्यय का भी विषय समाप्त हो गया। अब आगे में प्रदर्शनार्थः इति करणः। प्रयोग प्रदर्शन, ऐसे ऐसे प्रयोग छंद में आते हैं। अब वो तो छंद का था नहीं, वो तो लोक का था। तो लोक में क्या कोई जरूरी है कि बहुवचन का विधान कुर्वन्तु ही लोग बोलेंगे? हैं? अन्य कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं गलत मत बोलना, सूत्र में इतना ही बताया गया है। तो लोक में ऐसे बंधन नहीं डाला जाता, क्योंकि कोई कुछ बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है। अब परमात्मा तो ऐसा नहीं है कि वेदों का परिवर्तन करेगा सृष्टि के मध्यकाल में आकर के यहाँ पर, कि सृष्टि के प्रारंभ में जब 4 ऋषि थे तब तो उन्होंने कुछ और प्रकार से वेदों का प्रकाश किया, और ये समय समय पर ये बदलते चले जा रहे हैं। अब तो सूत्र कैसे काम करेंगे? तो वहां तो निश्चय हो चुका है। अब निश्चय हो चुका है तो इति शब्द वहां लगा दिया कि ऐसा प्रयोग मिलता है। मिलेगा आगे कि नहीं? यही मिलेगा आगे भी, लेकिन लोक में तो ऐसा नहीं है। इसलिए वहां इति का तात्पर्य था लोट लकार को दिखाने के लिए। अब ये चिली का विषय प्रारंभ होता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मुख्य है ये भी। तो एक सामान्य सूत्र दिया पहले, चिली लुंगी। जैसे पीछे आया था सियातासी ले लुटो हो, ऐसे ही यहां पर है चिली लुंगी। तो लुंग लकार पर रहते चिली प्रत्यय, धातु चिली प्रत्यय भवती लुंगी परतः। अब यहां पर चिली में एक तो चकार दिया है इन्होंने, दूसरा इसमें इकार भी है, ठीक है ना। तो इकार उच्चारणार्थ, क्योंकि इकार को यदि हटा दें तो कैसे बोलेंगे? चकार को लकार को बोल के देखो, बोल ही नहीं पाएंगे। चकार स्वरार्थ, चकार तो अनुबंध है ही, वो उच्चारण के लिए नहीं है, उसमें स्वर करने के लिए है। तो प्रश्न फिर ये भी उठेगा आगे कि यहाँ जब चिली का कहीं प्रयोग तो होता नहीं है, सर्वत्र ही कोई न कोई आदेश हो जाता है। तो हम यूं ऐसा क्यों न कर लें कि सीधा सिच ही कर लें यहाँ पर। अब आगे जो अन्य आदेश कहे गए हैं, जैसे चिली को सिच भी होता है और भी आदेश होंगे, तो और जो आदेश हैं सिच के अतिरिक्त वो सिच के ही स्थान में मान लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये विचार चलो चलेंगे आगे चल करके, अभी हम इतना ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, अभी इतना ही देखते हैं। तो यहाँ इसका उदाहरण कहा इन्होंने, तो वो कहा कि उदाहरण तो आगे आने हैं, क्योंकि अस्य सिजादीन आदेशान भक्षति, आदेश तो अनेकों हैं इसलिए बहुवचन बोल दिया है सिजादीन। तत्रैव उदाहरिष्यामः, उदाहरण भी इसके वही मिल जाएंगे सारे। एक इसमें यह भी है कि जैसे चिली में अगर हम इसका प्रयोग देखें अकेले का भी, क्योंकि सिजादी आदेश तो ठीक है आगे कहे जाएंगे, लेकिन आदेश होने से पहले ही यदि इसको इसको हटा दिया जाए तो उस अवस्था में तो इसी का उच्चारण करना पड़ेगा। तो वैसा सूत्र आता ही है, मंत्रे घस हुअर णश, ठीक है ना। वहां मंत्र में वेद में वहां चिली का ही लुक कर देते हैं, तो उस अवस्था में वहां सिज तक तो पहुंच ही नहीं पाते ना, सिज आदेश तो वहां हो ही नहीं पाता है, तो वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि ये कहा जाए कि चिली ना कह करके सिच ही कह दिया जाए, तो वहां पर क्या करना होगा? फिर वहां सिच का लुक करके काम चल जाएगा? वहां और भी बहुत सी बातें हैं समझने के लिए। मंत्रे घस वर बहुत ज्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा उस सूत्र में, और चिली कह दिया है मूल अवस्था का प्रत्यय, उसका लुक कर दिया है। अब अन्य बहुत सी बातें कहने से बच जाते हैं फिर। अच्छी से ली भी लेते हैं ना, चाहिए आगे सूत्र के, हैं? अगले सूत्र के लिए लिट लकार को लेने के लिए चली से ही अर्थ। अगले सूत्र में किसमें? आमह में। हाँ, वहां पर भी समस्या आएगी।
वहां तो ठीक है, जब पीछे हमने सिच कह दिया और मंत्रे घस हरण अश में भी बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, वो भी कर लिए। फिर आमह सूत्र के साथ में लिट लकार को अलग बोलना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ कि इसी ली को हम वहां भी ले गए, इसी ली को, तो ली से दो प्रकार के काम हो गए, चिली भी ग्रहण हो गई, गृहित हो गया, और उधर लिट लकार भी गृहित हो गया। तो ये भी कह सकते हैं कि ला में जो इकार रखा गया है ये केवल उच्चारण के लिए है ऐसा ही नहीं, अन्य प्रयोजन भी इससे सिद्ध हो रहा है। कौन सा? सामान्य ग्रहण के लिए। क्योंकि ली में अगर इकार न रखा जाए तो चले लेह से इस ली का ग्रहण नहीं हो पाएगा, तो आमह में फिर क्या करेंगे वहां, क्योंकि यहाँ तो इकार उच्चारण के लिए रखा नहीं गया है, केवल लकार मात्र बोलेंगे। तो अधर से लिट के लिए फिर अलग से ग्रहण करना होगा, तो वो भी सार्थकता हो गई वहां पर। तो उच्चारण के लिए भी है और सामान्य ग्रहण के लिए भी है। चलो, अब कौन कौन से आदेश हैं यहाँ पर, ये सब क्रम से आ रहे हैं। तो जो सबसे मुख्य आदेश है वो पहले दे दिया इन्होंने, कि चले है सिच। चले है सिज आदेशो भवति। अब सिच में भी यहाँ पर इकार रखा गया है, तो इकार उच्चारणार्थ, चकार स्वरार्थ। यही बात पिछले चिली में भी बताई गई थी। तो इकार यहाँ पर उच्चारण के लिए है, ठीक है ना, और चकार स्वर के लिए है, अंतोदात्त करने के लिए। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठेगा कि जब आपने चिली में चकार स्वर के लिए रख दिया, देखो अनमोल की समझ में आ गया प्रश्न पहले से। तो चकार जब स्वर के लिए रख दिया और उसी के स्थान में हमने सिच किया है, तो स्थानीय वश से क्या चित नहीं मानेंगे इसको? सिच में चकार की क्या आवश्यकता है, ये भी चित हो जाएगा। हम्म तो क्यों रखा गया फिर, ये प्रश्न उठेगा ना। तो देखो वहां इस तरह से उत्तर दिया जाता है कि चिली के स्थान पर जब सिच करेंगे, और सिच में कहीं कहीं आगम भी होता है, इडागम होता है ना, आर्धातुक होने से, बलादि आधातुक होने से इडागम भी होता है। और आगम जितने भी होते हैं उनका स्वर क्या रहता है? आगमा अनुदात्ता भवंती। आगम अनुदात्त होते हैं, और जहां पाणिनि को आगम उदात्त कहना होता है वहां बोलना पड़ता है उनको, लुंग लंग लृंग ष्वडुदात्त, ठीक है ना, अनंग उदात्त, ऐसे करके बोलना होता है। और नहीं तो नहीं बोलेंगे तो आगम तो सामान्य रूप से सारे अनुदात्त ही होते हैं। अब चिली के स्थान पर हमने सिच किया, फिर तो सी बोलेंगे चकार को हटा करके, ठीक है ना। और स्थानीय वश से हम इसको चित्त मान रहे हैं, मानना ही चाहिए जब चिली के स्थान में हुआ है। उधर फिर हमने आगम कर लिया, तो आगम करने के पश्चात अब ये चकार जो पीछे से आ रहा है स्थानीय वश से, तो उसको मान करके हम चितः सूत्र लगाएंगे, या कि आगमानुदात्ता भवंती ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे फिर, ये प्रश्न उठेगा ना। तो नियम ये होता है कि जब कोई स्वर अनिवार्य रूप से प्राप्त हो रहा होता है, तो उस अवस्था में वह दूसरे प्रत्यय स्वर को बांध लेता है। तो अनुदात्त होने वाला जो स्वर है आगम वाला, ये पिछले से आ रहे प्रत्यय स्वर को बांध लेगा, और वहां अनुदात्त की प्राप्ति होने लगेगी। तो पांडे ने क्या किया कि डबल डबल चकार लगा दिया। ये बचो, कहाँ तक बचोगे? अगर आप पीछे के स्थानीय वश से उसको बांध रहे हो आगम से, तो हमने एक चकार और लगा दिया। अब क्योंकि ये चकार निरर्थक हो रहा था, पीछे से जो है स्थानीय वश से वो चित्त प्राप्त हो ही रहा था, तो निरर्थक होने के कारण से इस चकार ने क्या किया कि आगम वाले स्वर को नहीं होने दिया, वो नहीं होने देगा, तो चित्त का स्वर ही रहेगा यहाँ पर। अकारशीत, आहारशीत, तो वही आगे कहा कि आगमान दातत्व ही प्रत्यय स्वरम इव चित स्वरम अपि बाधेत। ये तो संभावना जताई पहले कि आगम अणुदात्त होते हैं,
ठीक है ना। तो वहां पर प्रत्यय प्रत्यय स्वर के समान जैसे वो प्रत्यय स्वर को बांध रहा था, ऐसे ही चितः से प्राप्त स्वर को भी बांध लेता, उसको रोक देता और अनुदात्त हो जाता। स्थानिनी आदेशे च। अब क्या किया पाणिनि ने, इति इति कहा ना, बाधेत इति इति माने इसलिए, स्थानीय में और आदेश में, दोनों में। स्थानीय कौन है, चिली, आदेश कौन है, सिच, दोनों में द्विष्टकारो अनुबद्धते, दो चकारों का अनुबंध हो गया है, अब उसको बल मिल गया, अब चित का ही स्वर रहेगा। आगे वार्तिक है, स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम सिज वा वक्तव्य। अब यहाँ सिच विकल्प से जो कहा जा रहा है, तो चिलेह सिच सूत्र में तो किसी धातु का नाम लिया नहीं गया है, सभी धातुओं से प्राप्त है ये तो, ठीक है ना, ये सभी धातुओं से प्राप्त है। लेकिन ये जो धातुएं हैं यहाँ पर स्पृश मृष कृष कृप द्रिपाम, इसमें आगे जो सूत्र आ रहा है, आगे और भी सूत्र आ रहे हैं, अनेकों आ रहे हैं, जैसे शल उपदा धनिटक सह, ये भी आएगा, फिर अंग प्रत्यय करने वाला भी आएगा। तो यहाँ शलंत और इगुपद कौन कौन सी दिखाई दे रही है इस वार्तिक के अंदर बताई हुई धातुओं में, स्पृश है, मृष और कृष, ठीक है ना। यद्यपि त्रिप और द्रिप ये भी हैं, लेकिन ये आ रही हैं पुरुषादिगण में। तो यहाँ पर स्पृश मृष कृष इन धातुओं से तो शल पदार्थ से स की प्राप्ति हो रही थी, और वार्तिक क्या कह रहा है, विकल्प से सिच होता है, तो फिर एक पक्ष में हो पाएगा वो स। दूसरा त्रिप और द्रिप में पुषादि में होने के कारण से वो भी विकल्प से अंग प्रत्यय करता है, अंग आदेश करता है, तो उसकी प्राप्ति में भी यहाँ पर इसका सिच का विधान है एक पक्ष में। तो अब यहाँ पर दो दो रूप बनेंगे फिर, तो अस्प्राक्षित, बल्कि दो दो क्या बनेंगे, क्योंकि एक तो बनेगा सिच का, तो सिच का एक बनेगा, पहले सिच का बनाओ, सिच में भी तो एक समस्या और आएगी ना सामने, कि सिच प्रत्यय करने के बाद भी विकल्प से आगम भी करने वाला सूत्र बैठा हुआ है, अनुदात्तस्य च ऋतुपधस्य, ऋतुपद है ना ये तीनों, अन्य तरस्याम, तो विकल्प करके वहां पर आगम हो जाएगा। तो एक तो आगम का बनेगा और दूसरा बिना अम का बनेगा। तो ये कौन सा है, ये अस्प्राक्षित, इसमें क्या कार्य हुआ है, इसमें अमागम दिखाई दे रहा है नहीं, और यण होकर के स्पृश का बन गया स्प्रश, यणादेश होकर के। अब स्प्रश में वृद्धि तो हो ही जाएगी वद ब्रज सूत्र से, तो अस्प्राक्षी। अब जब नहीं किया गया अमागम, तो फिर गुण हो जाएगा उपधा को, ठीक है ना, स्पृश का बन जाएगा स्पर्श। अब वहां पर भी जो है, बल्कि वहां तो वहां भी वृद्धि है वद ब्रज से, हाँ, तो अस्पार्क्षी, वहां ये बन जाएगा, दोनों ही पक्षों में वृद्धि हो जाएगी। और जिस पक्ष में क्ष आदेश करेंगे तो क्ष प्रत्यय है कित, अब कित होने से न गुण होगा न वृद्धि, कुछ नहीं होने वाला है, तो अस्पृक्षत। ऐसे ही मृष का अम्राक्षी, ये अमागम का हो गया, अमार्क्षी ये बिना अम का हो गया, और अमृक्षत ये क्ष का हो गया। ऐसे ही कृष का अक्राक्षीत, अकारक्षीत, अकृक्षत। और त्रिप धातु में, त्रिप में और द्रिप में तो अंग आदेश करेंगे विकल्प से। तो त्रिप में अत्रापसीत, अतार्पसीत और अत्रिपत, अत्रिपत ये अंग का हो गया। ऐसे ही द्रिप में अद्रापसीत, ये अमागम करके फिर अदार्पसीत और अद्रिपत, ये वार्तिक के उदाहरण बन गए। आगे शल इगुपधा दनिट सह, इसमें तीन शब्द हैं जो कि पंचम्यंत
लग रहे हैं सब, जैसे शलः, युगपधात्, अनिटः। तो तीनों एक जैसी व्यक्ति के हैं तो फिर विशेषण विशेष्य बन जाता है ना आपस में। तो युगपद में तो चलो कर लिया हमने कि एक उपधा यस्य, और वो कौन है, धातु कैसी है, शलंत। तो शलंत और युगपद, ये दोनों बातें धातु के साथ जुड़ गई। लेकिन धातु क्या अनिट होती है या सेठ होती है या प्रत्यय होता है अनिट सेठ? इडागम धातु को होता है या प्रत्यय को होता है? प्रत्येक। और व्यवहार में क्या बोल देते हैं कि ये धातु अनिट है, ये सेठ है। ठीक है ना, उपाधि किसको मिल जाती है, धातु को। कोई बात नहीं है, वो प्रत्यय धातु से ही आता है, वो कोई बाहर नहीं है उससे। तो प्रत्यय की उपाधि वो धातु की उपाधि बन जाती है, व्यवहार में सरलता रहती है बोलने में। अब यहां भी अनिटः शब्द कहा गया है, तो अनिटः जब कहा गया है तो यहां तो हम वैसे नहीं करेंगे कि धातु की उपाधि मानेंगे। तो अनिट कौन होगा यहाँ पर? हम्म अनिट कौन होगा? हम्म देखो अभी हमारे पास में क्या है, चिली। चिली को हम इक्सा आदेश कर रहे हैं, तो चिली को इक्सा आदेश कर रहे हैं, और चिली को तो इडागम होता नहीं, क्या हो जाएगा? क्यों? वलादी। हाँ, तो बलादी नहीं है। क्या बल में लकार नहीं आता है? हैं? आता है, ठीक है, लेकिन ये इसको तो आदेश ही कर देना है ना सीधा। तो कोई बात नहीं है, आदेश कर देना है। तो हम ये तो यहाँ निर्णय कर ही लेंगे कि इडागम यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो देखो भले ही अभी जो मैं कह रहा था ना कि धातु को उपाधि मिल जाती है सेठ की अनिट की, इसमें भी एक रहस्य है कि क्यों धातु के साथ में उपाधि जुड़ जाती है। प्रत्यय को जब भी इडागम होगा, बलादि आर्ध धातु को जब भी इडागम होता है, तो वहां पर स्थिति क्या रहती है धातु की? धातु का अनुबंध वहां कार्य कर रहा होता है, धातु में लगा हुआ अनुबंध नहीं, धातु में जो स्वर विद्यमान है, उदात्त और अनुदात्त, ठीक है ना। एकाच उपदेशे अनुदात्ता। अब देखो प्रत्यय ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, प्रत्यय तो बेचारा बलादी होकर के आया पूरा सज धज करके, ठीक है ना। हुआ क्या कि धातु अनुदात्त निकली। अब धातु अनुदात्त निकली और उसका फल किसको भुगतना पड़ रहा है? प्रत्येक। प्रत्यय को। प्रत्यय ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था ना। वो तो कह रहा देखो बलादी हूं मैं, मुझे ईंट चाहिए, कि नहीं, क्योंकि जिस धातु से तू आया है वो स्वयं में अनुदात्त है। तो धातु का प्रभाव जब प्रत्यय पर पड़ चुका है, तो अब क्या हुआ कि उपाधि किसके साथ जुड़ गई? धातु के साथ में, कि धातु सेठ है, धातु अनिट है। अब यहाँ पर धातु से हमने चिली प्रत्यय किया, तो धातु यदि अनुदात्त है तो उस अवस्था में चिली को इडागम की प्राप्ति होगी फिर? बोलो, नहीं होगी ना। तो चिली कैसा होगा उस अवस्था में? अनिट चिली। तो ऐसे अनिट चिली के स्थान में अक्सा आदेश होता है, ये दिखाना चाह रहा था मैं। यहाँ धातु अनिट है ऐसा मत घटाना, वो तो उपाधि व्यवहार में है। यहाँ ऐसे नहीं कहा जाएगा कि अनिट धातु से, धातु अनिट होती ही नहीं है। धातु तो अनुदात्त कह सकते हैं उसको हम। तो चिले है अनिट है, ये जो शब्द लिखा है ना उन्होंने व्याख्या में, उसी के साथ में जोड़ दिया है इन्होंने। नहीं तो कैसे बोलना चाहिए था कि शलंतो यो धातु ऋगुपध अनिट तस्मात् परस्य, ऐसे होना चाहिए था ना। चिले है स आदेश भवति, लेकिन अनिटा को कहाँ जोड़ा इन्होंने? तस्मात् परस्य चिले है अनिटा, चिली अनिट है, धातु नहीं, उसके स्थान पर अक्ष आदेश होता है। अब देखो उदाहरण, तो दुह धातु का अधुक्षत
लेह का अलिक्षत, सिद्धियां तो सब आती ही होंगी, वहां और देख लेना, दोहरा लेना सब प्रथम वृत्ति में। छल इति किम, अब प्रदान में बहुत सरलता रहेगी समझने में, क्योंकि भिद धातु युगपद है, बाकी सारी बातें घटाई जाएंगी, और अनिट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शलंत न होने के कारण से, शलंत न होने के कारण से क्ष नहीं हुआ, सिच ही रहेगा, वृद्धि होकर के अभैत सीख अच्छे सी। युगपधादिति किम, तो युगपद, अब यहाँ पर युगपद वाला जो लक्षण नहीं घटेगा, बाकी सारी बातें घटेंगी। जैसे दह धातु है, तो ये शलंत भी है, अनिट भी है, लेकिन युगपद नहीं है। तो अधाक्षीत, अनिट इति किम, अब यहाँ पर जैसे अभी कहा गया था ना कि धातु अनुदात्त होनी चाहिए, तो कुश और मुश धातु ये अनुदात्त नहीं है, अब इनके आगे चिली आएगा तो सेठ ही तो कहलाएगा, वो अनिट चिली नहीं है। अब तो अनिट चिली नहीं है, तो वहां पर अब उसके स्थान पर सिज आदेश हो जाएगा, क्योंकि चिली तो टिक नहीं पाता। तो ये सिच प्रत्यय यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, अकुशीत अमूषित। आगे श्लेष आलिंगने, अब पीछे जो कहा गया था शल एकपथा दनिट अक्सः, उसे क्या अंतर आ रहा है, वैसी धातु तो है ये, श्लेष ऐसी ही तो है, चलंत भी है, युगपद भी है, अनिट भी, अनिट भी है, सारी बातें घट रही हैं, और फिर भी सूत्र अलग से बनाना पड़ा है, तो वो नियम के लिए है, आगे बताएंगे। तो श्लेषेर धातु हो आलिंगन क्रियावचनात् परस्य चलेह स आदेशो भवति। धातु पाठ में क्या अर्थ दिया है इसका, श्लेष का? हम्म हम्म क्या अर्थ दिया है वहां? धातु पाठ किसी को याद नहीं रहा, सब भूल गए? हम्म हम्म इसी अर्थ में आलिंगन। तो यही तो अर्थ है ना, तो फिर क्यों कहना पड़ा ये? तो वही बात है कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। तो आलिंगनम, उपगूहनम, परिष्वंग, और उसको खोल दिया है अर्थ की दृष्टि से कि उपगूहन, गुहु संवरणे, लपेट लेते हैं ना चारों तरफ से, वैसे ही परिष्वंग, स्वंज संगे, तो उस अर्थ में ये आलिंगन है, और यहाँ है चुरादिगण में श्लेषण है। हाँ, तो यहाँ जो है ना, ये सूत्र पिछले सूत्र से प्राप्त ही था, फिर भी इक्सा आदेश जो किया जा रहा है, तो कहा अत्र नियमार्थम एतत्, क्योंकि पूर्व सूत्र से सिद्ध है, सिद्ध होने पर ही सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ। तो नियम ये निकलेगा कि आलिंगन अर्थ में ही जब ये प्रयोग में आएगी, ठीक है ना, उसी अवस्था में, और आलिंगन का अर्थ इन्होंने खोल ही दिया है, यही अर्थ निकलना चाहिए, इसमें उपगुहन अर्थ भी निकल रहा हो, परिष्वंग चारों तरफ से, जैसे किसी की कौरिया भर लेते हैं एक तरह से, गले मिलते हैं, तो हाथ पीछे की तरफ तक ले जाते हैं, पीठ तक सारा, ये सब क्या कहलाता है, परिष्वंग। और अन्य स्थलों पर जो है, जब ये अर्थ नहीं घटेगा, तब ये सूत्र आदेश नहीं करेगा। तो यहाँ तो उदाहरण यही दे दिया इन्होंने आलिंगन का, आश्लिक्षत कन्याम देवदत्तः। अब ऐसा आलिंगन अर्थ जो अगला दिया है आलिंगन इति किम, तो वहां नहीं घट रहा है, समाश्लिषत जतु काष्ठम। जतु जो एक तरह से द्रव पदार्थ निकलता है ना वृक्षों से, जब कहीं कट लग जाता है तो, जैसे गोंद बनता है, या अन्य कोई बाहरी बाह्य वस्तु काष्ठ से लगा दी, तो जतु काष्ठ से चिपट गया, लग गया उसमें, या लगा दिया गया। तो यहाँ पर ये परिष्वंग जैसा अर्थ नहीं कि चारों ओर से लगाया गया है, या जतु ने लपेट लिया है काष्ठ को, इस तरह से नहीं है। तो वो अर्थ न होने के कारण से यहाँ सा आदेश नहीं हुआ है। बस इतना ही तात्पर्य है सूत्र का अलग से, नहीं तो केवल सर्वत्र सा करना होता तो पूर्व सूत्र से सिद्ध ही था। आगे फिर एक अपवाद सूत्र है, ये न दृशः। तो पूर्वेण अक्षः प्राप्त, पूर्व से तात्पर्य शलेगुपद से, पूर्वेण अक्षः प्राप्त प्रतिषिध्यते, दृशेर धातु परस्य चले अक्ष आदेशो
न भवति। अब जब स आदेश नहीं होगा तो सिच की ही प्राप्ति हो रही है। लेकिन इस धातु में एक अन्य विशेषता भी है कि इसमें इर अनुबंध है, तो इर अनुबंध होने से इरत्वा सूत्र आएगा और वो भी विकल्प से अंग करता है। तो अस्मिन् प्रतिषिद्धे इरत्वा इति अंग सिचौ भवतः। तो वो तो अंग करता है, सिच तो दूसरे पक्ष में हो जाएगा ना विकल्प के। तो इस तरह से अंग और सिच के उदाहरण बनेंगे, इसमें स का उदाहरण नहीं बनेगा। तो जिस पक्ष में अंग करेंगे तो वहां गुण कौन करेगा सूत्र? अंग तो मित है ना, गुण कौन करेगा? रिदृशोमि गुणः। री और दृश्य, री का बनता है आरत और दृश्य का अदर्शत। अब अदर्शत रूप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लंग लकार बोल रहे हैं, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, समानता दिखा दी जाएगी, ठीक है ना। आदर्शत, आदर्शताम, आदर्शन, हो गया बिल्कुल समान। देखो है कोई अंतर, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहा कि अगर लंग बोलेंगे तो दृश्य को तो पश्य आदेश हो जाएगा। दूसरा बनेगा अद्राक्षित। तो ये तीन सूत्र चल एगुपद से लेकर के यहां तक ये हो गए स के, स से संबद्ध सूत्र हो गए। अब आगे जो सूत्र आ रहा है ये भी बहुत व्यापक सूत्र है, और इसकी व्यापकता को द्योतित करने के लिए कौन सा शब्द है इसमें जिसको अधिक व्यापक बनाता है? ऋणी। क्योंकि अन्य की तो परिगणन कर दिया है, और परिगणन जहां होता है वो व्यापक सूत्र नहीं कहलाते हैं, वो तो गिने चुने स्थलों पर ही लगेंगे, और जहां अनगिनत जगह पर लग जाए वो व्यापक है, ठीक है ना। गिना चुना और अनगिनत। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, मेरी बहुत प्रसिद्धि हो चुकी है, उससे पूछा जरा बताना कहाँ कहाँ, कि देखो परिवार में सब लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना, मैं कक्षा में पढ़ने जाता हूँ वहां भी मेरे साथी मुझे पहचानते हैं। दो तीन स्थल उसने बना दिए, तो कहेंगे अरे तुम तो गिने चुने लोग गिना रहे हो। अरे जहां गिनती ही ना हो पाए ऐसी स्थिति बताओ, तब कहा जाएगा हाँ प्रसिद्धि बहुत हो चुकी है। तो सूत्र भी व्यापक तब बनते हैं जब गणना में न आ पाए उनका कार्य, ठीक है ना, तब कहेंगे हाँ ये व्यापक है। तो धातु अण्यंत तो बहुत होंगी, भरमार है। चलो, तो सिज अपवादश चंग विधीयते, ये सारे अपवाद सिच के ही चल रहे हैं, सब सिच के ही पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ना, सिच ने सारा क्षेत्र घेर लिया था, तो अब से छीना झपटी हो रही है, थोड़ा 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 करके निकाला जा रहा है उससे। जो बचेगा वो सिच को मिल जाएगा, लेकिन उसका बचा हुआ यही इतना होगा कि पर्याप्त है उसके लिए। तो सिज अपवादश चंग विधीयते, ण्यंतेभ्यो धातुभ्यः णी द्रु श्रु, नहीं श्री द्रु श्रु इत्येतेभ्यश्च परस्य चिलेश चंगादेशो भवति। दूसरा इसमें जो कर्तरी शब्द जोड़ दिया है तो ये भी स्पष्टता के लिए है, क्योंकि चंग प्रत्यय जब करेंगे तो वहां कर्तृवाच्य में करता है, ये कर्तृवाचनी लुंगी परतः। तो स्पष्ट है कि जब कर्मवाच्य और भाववाच्य के रूप चलाते हैं हण्यंत धातुओं के, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। तो इस तरह से चिली के स्थान पर चंग हो जाएगा, चंग को ङित भी किया गया है, तो ङकारो गुण वृद्धि प्रतिषेधार्थ, और चंग में चकार भी जोड़ा गया है। तो यहां भी वही बात थी कि जब चिली के स्थान पर चंग कर रहे हैं तो चित्त तो हो ही जाना था, लेकिन उसके लिए नहीं है ये है चंगी चकारः चंगी इति विशेषणार्थः। चंग में विशेषण के लिए है, यानी कि चंग सूत्र जो आ रहा है द्वित्व करने वाला, यदि यहाँ चंग नहीं कहेंगे, चकार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा? अंग। तो अंग तो और भी जगह आ रहा है प्रत्यय, एक तो ये उलझन पड़ेगी, ठीक है ना, अंग प्रत्यय और भी तो आ रहा है।
और वहां पर फिर चंगी सूत्र तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा फिर? अंगी। द्वित्व करने वाला सूत्र क्या बनेगा फिर? अंगी ही तो बनेगा। जब चकार नहीं बोलेंगे यहाँ तो वहां अंग जब कहेंगे अंगी, तो वो तो अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यों से अंग करेंगे, वहां भी द्वित्व करने लगेगा। तो बहुत सारी उलझने आने लगेंगी, इसलिए चकार जोड़ दिया उसमें, और चंगी सूत्र में चकार इसी का ग्रहण कर लेगा। अचीकरत अजीहरत कई बार सिद्धियां ये बन चुकी हैं। अशिश्रयत श्रियत ये इयंग हो जाएगा, अदुद्रवत उवंग भी साथ में हो जाएगा, असुस्रवत। आगे कहा कर्तरीति के। अब यहां जो बनाया था अभी अचीकरत, ठीक है ना, जब कर्तृवाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य भाववाच्य, तो कर्मवाच्य का अनुदाहरण दिया है ये अकारई शाताम कटौ देवदत्तेन। देवदत्त ने 2 चटाइयों को बनाया, देवदत्त के द्वारा 2 चटाई बनाई गई। तो यहाँ पर द्विवचन का आताम का रूप है ये। अब क्योंकि कर्मवाचिका है तो इस सूत्र से चिली के स्थान पर चंग नहीं हुआ, चिली को स्थान में चंग नहीं हुआ तो शेष हो जाएगा। ऐसे ही आगे एक वार्तिक दिया इन्होंने कमे रूप संख्यानम, क्योंकि सूत्र में धातुएं जो णी श्री ध्रुव श्रु, तो अन्य तो जो अन्य धातुएं जो थी वो तो श्री ध्रुव श्रु 3 गिनी हुई थी, लेकिन यहाँ एक धातु और जोड़ दी गई है कमे रूप संख्यानम, कम धातु से भी ये चिली के स्थान पर चंग आदेश हो जाएगा। अब क्योंकि कम धातु का सूत्र पीछे आ चुका है कमेरणिंग, वो नित्य ही ऋणिंग प्रत्यय करता है, लेकिन आधातु प्रत्यय में क्योंकि विकल्प कर दिया गया है उसका भी, और ये चिली प्रत्यय है आधातुक, तो जिस पक्ष में ऋणिंग प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है ना, उस पक्ष का ये रूप बनेगा। तो आयादया आधातु के वा इति यदा ऋणिंग नास्ति तदा एतद उपसंख्यानम, तब ये उपसंख्यान कार्य करेगा। तो इसका उदाहरण क्या बनेगा फिर? अचकमत, यानी कम धातु के आगे चिली प्रत्यय है, चिली को हो गया है चंग आदेश, और चंग होने के कारण से यहाँ पर द्वित्व किया गया है। तो अचकमत, और जिस पक्ष में ऋणिंग करेंगे कमेरणिंग से, तो ऋणिंग करेंगे तो ऋणिंग तो जैसे ऋणिच करते हैं ऐसे ही ऋणिंग किया गया है, यहाँ भी ऋणी है वहां भी ऋणी है। तो उस अवस्था में तो जो ण्यंत धातुओं के जो नियम लगते हैं वो सारे यहाँ लगेंगे ही। तो वहां पर सन्वल लघुनी चंग परे नग लोपे सन्वत भाव भी होना है, तो अभ्यास में एकार करके और दीर्घ करके अची कमत ये बनेगा। तो इसमें अची कमत ये तो बनाना सरल है, ठीक है ना। अची कमत ये बनाना सरल क्यों है? क्योंकि बहुत सी ण्यंत धातुओं के हमने रूप बनाए हैं, तो इसका भी रूप बन जाएगा ण्यंग प्रत्यय करके। लेकिन यदि ये वार्तिक याद न रहे किसी को कमे रूप संख्यानम, तो वो अच कमत कभी बना सकता है क्या? नहीं बना पाएगा। तो योग्य व्यक्ति, योग्य अध्येता है, व्याकरण का योग्य कौन कहलाएगा? जो अच कमत समझ रहा है या जो अची कमत समझ रहा है। तो स्पष्ट है कि अगर अच कमत का भी उसको ज्ञान है, इसका अर्थ है इसकी योग्यता अधिक है। तो उसी की प्रशंसा में यहाँ पर एक इन्होंने जो श्लोक दिया है, ये कहाँ का श्लोक है ये कुछ नहीं कह सकते, कोई अता पता नहीं है इसका। क्या तात्पर्य है कि नाकम इष्टम सुखम यान्ति सुयुक्तैर बड़वारथी। नाक किसे कहते हैं? स्वर्ग, और स्वर्ग क्योंकि इष्ट है सभी को चाहिए है, और सुख देने वाला है वो। तो नाकम इष्टम सुखम यान्ति, कौन जाते हैं ऐसे नाक को जहां इष्ट सुख प्राप्त हो रहा है? कौन जाते हैं? तो अगली पंक्ति को देख करके अर्थापत्ति से निकल आएगा। तो पहले इसी का अर्थ करते हैं कि नाकम इष्टम सुखम यान्ति, और थोड़ी विशेषता बताई कि ऐसे नहीं जा रहे हैं पैदल भागते भागते, कैसे जा रहे हैं कि सुयुक्तैर वडवा रथैहि, अच्छी प्रकार से जुड़े हुए, जिसमें कि वडवा घोड़ी आदि जो है ना जुड़े होते हैं रथ में, ऐसे रथों में बैठ करके और स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं वो। अब कौन कर रहे हैं ये अगली पंक्ति से पता लगेगा।
अथ पत्काशिनो यान्ति, ये अची का मत भाषिण। पत्काशी कौन होते हैं? पादै ही कशंति इति पदकाशिण, जो पैरों से चलते हैं, ठीक है ना, पैदल। तो पैदल चलने वाले हो गए पदकाशी। तो जो केवल अची का मत का ही प्रयोग करते हैं व्यवहार में, इसका तात्पर्य है कि उनको जो है ये वार्तिक का पता है ही नहीं अभी तक, उनको व्याकरण कम आता है। तो कम व्याकरण आता है तो क्या सजा है उनकी कि आप जाओ तो स्वर्ग को, लेकिन ऐसे ही पैदल जाओगे आप, आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा। और जो अचक का मतलब बोलेंगे वो रथ में चढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है ना, आप रथ की यात्रा से जाओ। तो ये अगली पंक्ति को पढ़ करके पिछली पंक्ति का अर्थ क्या निकलेगा? अचक का मत बोलने वाले स्विक्त बटवा रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा करते हैं, और अची का मत बोलने वाले वो पैदल ही यात्रा करते हैं, ठीक है। तो इसी की प्रशंसा में है ये अची अचक का मत की। आगे विभाषा धेट श्व्यो हो। अब यहाँ इस सूत्र ने ऋणीश्री दूसरे अध्याय में कर्तृवाच्य में सभी ण्यंत धातुओं से चंग प्रत्यय किया था चिली के स्थान पर। अब यहाँ पर इसका विकल्प किया गया इस सूत्र के द्वारा दो धातुओं में। तो धेट पाने टू ओष्वी गतिवृद्ध्यो हो, एताभ्याम उत्तरस्य चिलेर विभाषा चंग आदेशो भवति, ठीक है ना। इन धातुओं से करेंगे तो विकल्प करके चिली को चंग आदेश होगा। तो पहले धेट का उदाहरण दिया, धेटस तावत अदधत। अब यहाँ अदधत में चिली को चंग हो चुका है, आकार का लोप हो गया है, द्वित्व कर लिया गया है, तो इस तरह से बन जाएगा अदधत। और दूसरे पक्ष में जब चिली को चंग आदेश नहीं होगा, रहेगा तो कर्तृवाची, तो वहां चिली को फिर सिज आदेश होगा, और सिज होगा तो यहाँ इसका भी फिर लुक हो जाता है। विभाषा घरा धेट, धेट आ गई वहां पर भी, वही धेट यहाँ पड़ी हुई है। तो विभाषा घरा धेट शात छास, कोई लुक प्रकरण में है ये अणि और नार्षयो वाले, तो वहां ऊपर से सिच का प्रकरण चल रहा है, तो उसका लुक कर दिया गया। लुक करने से क्या रह गया फिर? आधार। अब क्योंकि विकल्प से लुक किया गया है वो, तो दूसरे पक्ष में बनेगा फिर अधासी। यहाँ सिच दिखाई दे रहा है, तो तीन रूप बन गए, अदधत, अधात और अधासी। श्वेते ही खलवपी, श्वी धातु का दिया उदाहरण। तो अशी श्वीयत, ये तो हो गया चंग आदेश करके, इयंग हो गया है, द्वित हो गया है। अब दूसरे पक्ष में क्योंकि धातु है टू ओष्वी गति वृद्धियो, और इस धातु का पाठ उसमें भी है म्यंत, म्यंत क्षण श्वस नहीं, उसमें वो तो अलग है। ये अंग प्रत्यय करने के लिए ज्री, ज्री स्तंभु मृचु, मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्विभ्यश्च, तो वहां भी श्वी का पाठ मिल रहा है, ठीक है ना। तो वहां फिर अंग भी विकल्प से हो जाएगा। जैसे धा धातु में तो सिच का लोक विकल्प से हुआ था, वहां चिली के स्थान पर अंग विकल्प से होगा। तो अंग विकल्प से होगा तो एक पक्ष में अंग का उदाहरण बनेगा और दूसरे पक्ष में सिच का बनेगा। और चंग का ये हो ही गया अशिश्वियत, तो अंग का हो जाएगा अश्वत, ठीक है ना। और अंग करने के बाद भी यहाँ पर जो श्वी में आकार इकार दिखाई दे रहा है, उसको श्वयतेरह, उससे आकार हो जाएगा, तो अश्वत। जिस पक्ष में सिच करेंगे उस पक्ष में अश्वईत। अब यहाँ जो वृद्धि प्राप्त होती है अश्वईत में श्वी धातु को, तो उसको रोकने के लिए म्यंत क्षण श्वस जागृणी श्वेदिताम, इससे वृद्धि का वहां पर निषेध कर देते हैं, और वृद्धि को रोक करके गुण हो जाएगा, अयादेश हो जाएगा, तो अश्वईत। तो इस तरह से ये सूत्र भी कर्तृवाची में ही चिली को चंग करेगा विकल्प से,
और जिस पक्ष में कर्तृवाच्य नहीं होगा वहां पर चिली को फिर स्थिति ही होगा। जैसे कर्तरी इत्येव अधिशाताम गावौ वत्सेन, जैसे पीछे आया था ना अकार शाताम कटौ देवदत्तेन, ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने वाक्य प्रयोग किया है। और क्या अर्थ होगा इसका, अनमोल बताना। अधिशाताम गावौ वत्सेन, क्या अर्थ हुआ इसका? क्या लग रहा है? बच्चे के द्वारा हम्म, बच्चे के द्वारा गाय दूध पिलाए गए। वत्स के द्वारा गाय दूध पिलाई गई, ये वाक्य कैसा बन गया? गाय दूध पिलाई गए। की गई। बछड़े ने 2 गायों का दूध पी लिया। सीधा सा अर्थ ही है, क्यों उलझन में पड़ रहे? जैसे वहां क्या था, देवदत्त ने 2 चटाइयां बनाई। देखो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना द्वारा द्वारा करके, ये तो स्पष्टता के लिए होता है, लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा बोलते हैं? व्यवहार में द्वारा करके बोलेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है? अरे सीधे बोलेंगे ना मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इस समय। लेकिन वो दिखाने के लिए कि कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है, ऐसा दिखाने के लिए, क्योंकि संस्कृत में 2 प्रकार के जब वाक्य बन जाएंगे तो वहाँ हिंदी में भी 2 प्रकार के हमें जबरन बनाना पड़ रहा है, जबकि हिंदी में एक ही प्रकार का वाक्य यह चलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब संस्कृत में इसको 2 प्रकार से बोल दिया, तो क्या किया कि हिंदी में भी दूसरा प्रकार लाया गया फिर, कि मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है। लेकिन व्यवहार में ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसे यहाँ पर भी है। और बछड़ा इतना चालाक था कि एक गाय का तो पी लिया, तो दूसरी का ही पी लिया उसने। ठीक है ना, 2 गायों का पी लिया। बहुत सी गाय होती हैं कि दूसरे के बच्चे को भी दूध पिला देती हैं, देखा है नहीं? जी। और कुछ तो अपने बच्चे को भी परेशानी करती हैं, बहुत ज्यादा नहीं पिलाना चाहती। और एक एक और विशेषता होती है, कुछ गायें अपना दूध स्वयं पी जाती हैं। वहां बड़ी बाधा होती है फिर, वहां उनके मुख में जो है ना फिर रुकावट के लिए कुछ बांधना पड़ता है, जब तक कि दूध का कार्य न हो जाए तब तक। हाँ, दूध निकाल लिया, बच्चे ने पी लिया, अब उनका मुंह खोल देते हैं, अब पी ले, क्या पी लेगी? तो अपना दूध स्वयं पी जाती हैं वो। बैठे हुए भी और खड़े होकर के भी, वहां तक मुंह पहुंच जाता है उनका। चलो आगे देखो, गुपेश छंदसी, ये छंद के लिए है सूत्र, और अगला वाला भी छंद के लिए है। तो गुपेह परस्य चिलेश छंदसी विषय विभाषा चंगादेशो भवति। अब यहां पर भी गुप धातु से, क्योंकि पीछे आय प्रत्यय किया गया था, तो जिस पक्ष में आय प्रत्यय नहीं करेंगे आधातुक होने के कारण से, वहां पर ये चंग आदेश कर देगा चिली को। तो यत्र आय प्रत्यय नास्ति तत्र अयम विधि ही। उदाहरण दिखा दिया, ईमानो मित्रावरणो गृहान अजुगुपतम, ये इसका उदाहरण है, अजुगुपतम। तो अजुगुपतम में चंग करके और द्वित्व करके बन गया अजुगुपतम। अब जिस पक्ष में चंग नहीं किया उस पक्ष में फिर वहां आय प्रत्यय लाएंगे हम, क्योंकि आय प्रत्यय रहेगा ही दूसरे पक्ष में। तो वहां क्या करेंगे फिर, आय प्रत्यय का भी विकल्प है। आय प्रत्यय का विकल्प का तात्पर्य है कि वहां देखो कितने रूप बन रहे हैं, अगौप्तम, अगोपिष्टम, अगोपाइष्टम। देखो ये सूत्र छंद में चंग कर रहा है, तो लोक में कौन सा प्रयोग इन चारों में से नहीं होगा? बताओ। अजुगुप्तम के अतिरिक्त, ठीक है ना, अजुगुप्तम के अतिरिक्त अन्य जो 3 प्रयोग हैं ये लोक में हो जाएंगे। तो चंगंत का तो हो गया अजुगुप्तम। अब जब चंग नहीं किया है तो गुपु धातु में जो अनुबंध आ रहा है दीर्घ उकार उदित होने के कारण से, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उदित होने से स्वरति सूति सुयति धुयु दितोवा विकल्प करके इटागम भी होता है वहां पर।
तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा तब तो बनेगा अगौक्तम, ठीक है ना। और जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा उस पक्ष में अगोपिष्टम, और जिस पक्ष में आय प्रत्यय होगा उस पक्ष में अगोपाइष्टम। तो ये जो तीन बने प्रारंभ के, अजुगुप्तम, अगौक्तम, अगोपिष्टम, ये तो उस पक्ष में बने जिस पक्ष में आय प्रत्यय नहीं हुआ। फिर आय प्रत्यय नहीं हुआ तो चंग हो गया। अब चंग भी विकल्प करके हुआ, तो चंग विकल्प करके हुआ तो अजुगुप्तम ये चंग का हो गया। अब जिस पक्ष में चंग नहीं किया है और आय भी नहीं किया है, अभी ध्यान रखना, चंग नहीं किया है और आय भी नहीं किया है, तो फिर सिच ही तो आएगा। अब सिच आएगा तो सिच में विकल्प है इडागम का, तो चलो इडागम भी नहीं किया। अब इडागम नहीं किया तो सिच का तो लोप हो जाएगा जलो जली से, तब बनेगा ये अगोपतम। इडागम हो चुका है तो अगोपिष्टम। अब ये तीनों उदाहरण के अतिरिक्त अब रह गया फिर आय प्रत्यय वाला, उसका बनेगा अगोपाइष्टम। तो भाषायाम तो चंगंतम वर्जयित्वा शिष्टम रूपत्रयम भवति। आगे नोनयति, ध्वनयति, एलयति, अर्दयति भ्यः। अब ये न निषेध कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऊन परिहाणे, ध्वन शब्दे, इल प्रेरणे, अर्धगतौ याचने च, चार धातुएं। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः ण्यन्तेभ्यः पूर्वेण श्लेष्टंगी प्राप्ते छंदसी विषये न भवति। तो पूर्व से तात्पर्य यहाँ पर कहाँ तक जाएंगे? निषिद्ध से। हाँ, क्योंकि ण्यंतम में वहीं पर कहा गया है। तो पूर्व सूत्र से चंग प्राप्त हो रहा था, लेकिन वेद में उसका विकल्प कर दिया है। और ये सब णिजंत हैं, ये पता कैसे लग रहा है? क्योंकि सूत्र में ही ऐसा पाठ दिया है। देखो, ऊनयति, ध्वनयति, एलयति, अर्धयति, बहुत स्पष्ट हो चुका है बिल्कुल। तो इस तरह से चिली को चंग करके कामम ऊनई ही, तो ये उदाहरण दे दिया है, मध्यम पुरुष का एक वचन है ये। और 8 आगम जो प्राप्ति होती है उसका, क्योंकि माँ के युग में उसका प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ माँ इसमें वाक्य में आ रहा होगा, तो 8 आगम भी नहीं हुआ है, तो कामम ऊनई ही। भाषा में बनाएंगे तो औनिनत, वहां तो जो अन्य कार्य हैं वो सारे होने, चंग आदेश नहीं होगा। ऐसे ही माँ त्वा अग्निर ध्वनयित, अधिध्वनत इति भाषायाम। इल धातु का कामम ऐलयित, ऐलिलत इति भाषायाम। और अर्ध धातु का मा एनम अर्दयित, आर्दिदत इति भाषायाम। सिद्धियां दोहराने के लिए प्रथमावृत्ति में और एक बार देख लेना, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओम 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 शांति शांति शांति। तर्हि